अब जो हम टॉपिक कर रहे हैं, अदर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और भी अदर सेक्टर्स कौन से थे, जैसे लोकल कंपनीज। तो लोकल कंपनीज को तो अच्छा फायदा हुआ था ग्लोबलाइजेशन आने का, क्योंकि उनके पास तो वाइड मार्केट, उनको वाइड मार्केट मिल गया था अपने रॉ मटेरियल्स को सेल करने का। अपने रॉ मटेरियल्स का सप्लाई करने के लिए उनको बहुत अच्छा वाइड मार्केट मिल गया था ग्लोबलाइजेशन का, क्योंकि अब वो दूसरी कंट्री से भी कनेक्ट हो गए थे और अब वो दूसरी कंट्रीज में भी अपने रॉ मटेरियल्स को सेल कर सकते थे। जैसे कि इन्फोसिस है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, इक्विपमेंट्स होती है, वो जैसे कि एशियन पेंट्स हो गया। एशियन पेंट्स अपने पेंट को ऑल ओवर वर्ल्ड में सेल कर सकता था। टाटा मोटर्स, तो जो भी कार या फिर बाइक इनसे रिलेटेड जो मतलब कि जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो इनके स्पेयर पार्ट्स होते हैं उनको सेल कर सकता था। तो इनके लिए अच्छा वाइड मार्केट इनको मिल गया था। माइग्रेशन, एक तो ग्लोबलाइजेशन का अच्छा फायदा ये है कि माइग्रेशन हुआ है लोगों का, लोगों को माइग्रेट करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल गई थी दूसरी कंट्री में, एजुकेशन के लिए और बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि ब्रेन ड्रेन का मतलब बहुत सिंपल है कि जितने भी हमारे इंडिया के सुपर स्किल्ड और सेमी स्किल्ड जो लोग थे ना, वो माइग्रेट हो रहे थे दूसरी कंट्री में, यानी कि यूएस में। यूएस की सिलिकॉन वैली में देखेंगे तो हमें सबसे ज्यादा इंडियंस ही मिलेंगे वहां पे वर्क करते हुए। इवन यूएस में जो नासा है ना, तो नासा में भी इंडियंस आपको मिल जाएंगे, वहां पे साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट मिल जाएंगे। तो दैट्स कॉल्ड द ब्रेन ड्रेन, यानी कि हमारी कंट्री से जो स्किल्ड और इंटेलिजेंट लोग हैं वो दूसरी कंट्री में जाके काम कर रहे हैं। तो हमारी होम कंट्री यानी इंडिया के लिए ये क्या हुआ, ये ब्रेन ड्रेन हुआ। ठीक है। देन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा ग्लोबलाइजेशन का। कैसे, एयर पॉल्यूशन कैसे इंक्रीज हुई। अब जो फॉरेन कंपनीज थी उनको तो भाई कोई लेना देना नहीं था कि हम किस कंट्री में जा रहे हैं और उस कंट्री का एनवायरमेंट हम पॉल्यूट कर रहे हैं, क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमारी कंपनी से, इंडस्ट्री से, उनको कोई लेना देना नहीं था। वो तो एमएनसी जो है वो आ रही थी हमारे इंडिया में, अपनी ब्रांच को, अपनी फैक्ट्रीज को ओपन करे जा रही थी। और वो फैक्ट्रीज क्या यूज करती है, इलेक्ट्रिसिटी यूज करती थी प्रोडक्शन के लिए। इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा किससे, मतलब हमारे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा किस चीज से प्रोड्यूस होती है, कोल का यूज करके। तो कोल जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। फैक्ट्रीज इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो कोल का यूज इंक्रीज हो रहा है, कोल का यूज इंक्रीज हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो एक ग्रीन हाउस गैसेस है। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो हमारे ट्रोपोस्फेयर में ट्रैप हो जाती हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन में क्या है कि ट्रांसपोर्ट बहुत इंक्रीज, पोर्ट्स बनाए जा रहे थे ना, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो दूसरी कंट्री में ट्रांसपोर्ट हो तो बाय सी रूट होता था, शिप वगैरह के थ्रू। अब जब वो शिप है ना, वो शिप क्या करती है, वो भी ऑयल से ही चलती है, तो वो ना ऑयल फैला देती थी ओशन में ना। ओशन की लेयर पे ऑयल की, मतलब ओशन के ऊपर सरफेस लेयर पे ऑयल की एक लेयर कवर हो जाती थी। इसको हम ऑयल स्पिल इशू कहते हैं, कि जो शिप रहते थे, शिप से कहीं ना कहीं किसी भी मतलब रीजन से ऑयल बड़ा लीक होता था जब वो ट्रांसपोर्ट करने जाती थी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने जाती थी। तो इसको हम बोलते हैं ऑयल स्पिल इशू, जो ओशन में होता है। अब ऑफ कोर्स अगर ऑयल की लेयर कवर हो जाएगी ओशन पे, सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी, सनलाइट ब्लॉक होगी तो उस पर्टिकुलर एरिया में फिर वो जो मेराइन्स हैं, यानी कि जो फिशेस हैं, और भी जो ओशंस में एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं, उनको तो हार्म पहुंचेगा ही। तो दैट्स द थिंग। एंड नेक्स्ट है डिस्चार्ज। अब ये जो फैक्ट्रीज होती है ना, ये अपना केमिकल्स डिस्चार्ज कर देती है लेक्स में, रिवर्स में। इसीलिए इतनी ज़्यादा रिवर्स और लेक्स होने के बावजूद भी इंडिया में वाटर स्केर्सिटी है। उसका एक रीज़न ये है कि जो फैक्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो अपना वेस्ट, केमिकल वेस्ट उन्हीं में डिस्चार्ज कर रहे हैं, रिवर्स और लेक्स में। समथिंग 373 रिवर्स हैं इंडिया में जो पॉल्यूटेड हैं, और बहुत सारी लेक्स पॉल्यूटेड है। पुष्कर लेक है, दाल लेक है, तो ये सारी लेक्स जो है ना पॉल्यूटेड होती हैं। मतलब पॉल्यूटेड किस वजह से हो रही है, ये इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज के सेटअप होने की वजह से, क्योंकि वो अपना केमिकल वेस्ट वहाँ डिस्चार्ज कर रहे हैं। नेक्स्ट है डिफॉरेस्ट्रेशन।
अब ट्रांसपोर्ट करना है हमें एक जगह से दूसरी जगह पे, हमें अपने प्रोडक्ट को बेचने जाना है तो कैसे जाएंगे, हमें रोड बनानी होगी, हमें हाईवे बनाने होंगे, हमें टनल्स बनाने होंगे। तो हाईवे रोड टनल्स बनाने के लिए क्या कट रहे हैं, कटिंग ऑफ ट्रीज हो रहा है, माउंटेन्स को जो रेंजेस हो रही है उनको कट करके उनके बीच में से रोड निकाली जा रही है, टनल निकाले जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ये डिफॉरेस्टेशन है, राइट। अब ना एक नया कॉन्सेप्ट है, ये तो हमने देख लिया ग्लोबलाइजेशन है, एक नया कॉन्सेप्ट है ग्लोकलाइजेशन। ग्लोकलाइजेशन का क्या मतलब है कि ग्लोबल की जो चीजें इंडिया में आई हैं वो, और दूसरा हमारा जो लोकल चीजें हैं वो दोनों आपस में जब मिक्स हो जाते हैं तो हम इसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। यानी कि ग्लोबल की जो चीजें हैं उनका इन्फ्लुएंस हमारे इंडिया पे पड़ रहा है, और साथ ही साथ जो लोकल कल्चर है वो भी उसमें मिक्स हो रहा है। कई बार क्या करती हैं जो एमएनसीज होती है ना, एमएनसीज का इतना ज्यादा डोमिनेंस कैसे है मार्केट पे, क्योंकि एमएनसी सिर्फ अपने हिसाब से चीज़ों को नहीं सेल करती। एमएनसी जो चीज़ बनाती है, जो गुड्स को बनाती है, वो अपने अकॉर्डिंग नहीं बनाती। एमएनसी यूएस में है तो वो यूएस के हिसाब से, यूएस के लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से, उनकी जो नीड है, उनकी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाएगी। एमएनसी अगर इंडिया में ओपन होगी तो वो इंडिया के लोगों के लिए उनकी नीड्स को समझेगी कि उन्हें किस चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो उन चीज़ों को बनाना शुरू करेगी, उन चीज़ों का प्रोडक्शन करना शुरू करेगी। इसी को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, कि जब फॉरेन चीज़ में हमारा लोकल वेरिएशन अगर ऐड हो जाता है तो ये होता है ग्लोबलाइजेशन। अभी इसको हम और अच्छे से देखेंगे, जैसे फॉरेन टीवी चैनल है, फॉरेन टीवी चैनल जैसे कि चैनल वी है, एमटीवी है, एक कार्टून नेटवर्क आता है, ये फॉरेन टीवी चैनल है। लेकिन ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडियन लैंग्वेज हिंदी में हम लोग देखते हैं ना, सो ये क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन है। चैनल तो एमएनसी, अब कोई ना कोई कंपनी है, ये फॉरेन कंपनी है, लेकिन फॉरेन कंपनी ने इंडिया में आके देखा यहाँ तो लोग हिंदी में बात करते हैं, यहाँ तो सबसे ज्यादा लोग मतलब हिंदी यूज करते हैं और अदर लोकल लैंग्वेज यूज करते हैं, तो उन्होंने अपने चैनल को अपडेट किया हमारी ज़रूरतों के हिसाब से। उन्होंने उसमें हिंदी लैंग्वेज ऐड करी, उन्होंने उसमें और भी अदर लोकल लैंग्वेज, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, पंजाबी हो गया, और अदर लैंग्वेज ऐड करी, जिससे कि उनके चैनल को हम लोग देखें, जिससे कि उनके चीज़ों का प्रोडक्शन इंक्रीज हो। ये तो चलो सर्विस है, गुड नहीं है, ये एक सर्विस है। उनकी सर्विस हम ज़्यादा से ज़्यादा लें, उनकी कंपनीज की, उनके चैनल्स की, तो इस वजह से उन्होंने क्या, हमारी नीड के हिसाब से उसको मॉडिफाई किया। तो ये है ग्लोबलाइजेशन, कि बाहर की कंपनी आकर के हमारी नीड के हिसाब से चीज़ों को प्रोड्यूस कर रही है, गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है, सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है। अब जैसे कि फूड कल्चर, अब जी मैकडोनल्ड्स है, डोमिनोज है, पिज्ज़ा हट है, कितना ज़्यादा मतलब ओपन होते, इनकी कितनी ब्रांचेस ओपन होती जा रही है। अब ये तो ग्लोबलाइजेशन हो गया कि उनकी ब्रांचेस ओपन हो रही हैं। अब ग्लोबलाइजेशन क्या है कि मैकडोनल्ड में वेज बर्गर और नॉन वेज बर्गर दोनों मिलता है, लेकिन नवरात्रि के टाइम पे मैकडोनल्ड जो है ना वो सिर्फ वेजिटेरियन फूड देता है। ये क्या है, ये है ग्लोबलाइजेशन। मैकडोनल्ड ने अपने में अपनी पॉलिसी में चेंज किया कि नवरात्रि के डेज में, यहाँ पे नवरात्रि इंडिया में बहुत जोरों शोरों से, बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, तो हम क्या करेंगे, हम वेजिटेरियन फूड देंगे। क्यों, ये उनकी नीड के हिसाब से है, राइट। इसको हम बोलते हैं मतलब ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट है रिलीजन। अब रिलीजन देखो कैसे मल्टी कल्चरलिज्म स्प्रेड हो रहा है। हमारे इंडियंस बाहर की कंट्रीज में जा रहे हैं काम करने, बाहर की फॉरेन कंपनीज इंडिया में आके काम कर रही हैं और इंडियंस को ही हायर कर रही हैं अपनी कंपनीज में, ठीक है। ये क्या हो रहा है, अब इतने सारे रिलीजन है, कोई क्रिश्चियन तो कोई मुस्लिम, कोई हिंदू तो कोई और किसी रिलीजन का है, तो ये होता है मल्टी कल्चरलिज्म। यानी कि टॉलरेंस, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी के लिए टॉलरेंस इंक्रीज होना, इंक्लूसिविटी, सब लोग एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं, राइट। दिस इज द मल्टीकल्चरलिज्म। डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, क्रिश्चियन का कल्चर अलग है और हिंदू का कल्चर अलग है, मुस्लिम का कल्चर अलग है, लेकिन फिर भी मिलकर के काम कर रहे हैं। दैट्स कॉल्ड द ग्लोबलाइजेशन। मूवी कल्चर, अगर मैं मूवी कल्चर की बात करूँ तो देखो ओटीटी प्लेटफॉर्म,
सबको पता है कितना ज़्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म में यूज़ हो रहा है, नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है। अब यहाँ पे कोरियन सीरीज़ है, हॉलीवुड मूवीज़ है। अब ये तो अपनी लैंग्वेज में बन रही है, लेकिन इंडिया में इनको अपनी सर्विस, ये चाहते हैं कि हमारी मूवीज़ इंडिया में देखें। ये चाहते हैं कि हमारी जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, उसका मार्केट इंक्रीज़ हो। तो उसका मार्केट इंक्रीज़ करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, हिंदी लैंग्वेज में और अदर लोकल लैंग्वेजेस में मतलब इंट्रोड्यूस कर दी अपनी सीरीज़। जैसे कि हमारी जो लोकल साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में होता है, ठीक है, वो लोग क्या, वो भी तो हिंदी में डब कर रहे हैं, क्यों, अपना मार्केट, अपना जो फिल्म का रीच है उसको इंक्रीज करने के लिए। सो दैट्स कॉल्ड द ग्लोबलाइजेशन, कि कोई भी फॉरेन चीज या कोई दूसरी चीज लोगों की नीड के हिसाब से बदल करके वो अपनी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं और वाइड मार्केट इंक्रीज कर रहे हैं, अपना मार्केट रीच बढ़ा रहे हैं। दैट्स ग्लोबलाइजेशन। वैसे ही हैंडीक्राफ्ट, हमारे इंडिया में हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत अच्छे सेल होते हैं। इंडिया के बाहर जो है ना, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स का इतना ज़्यादा फॉरेनर्स में भी इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो गया। फॉरेनर्स आते हैं, जैसे राजस्थान में टूरिस्ट आते हैं, तो उनको सिल्वर ज्वेलरी बड़ी अच्छी लगती है, तो सिल्वर ज्वेलरी का ऐसे जो है प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज हो रहा है फॉरेन कंट्रीज में जाके। देन है चिकन करी वर्क, चिकन करी वर्क के जो क्लोथ्स हैं वो फॉरेनर्स को बड़े अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से बहुत डाइवर्स हो रही चीज़ें, राइट। क्योंकि टूरिस्ट आते हैं, टूरिज्म भी एक ग्लोबलाइजेशन का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, कि टूरिज्म है और वो कल्चर्स को मिक्स कर रहे हैं। क्लोथिंग कल्चर हो, चाहे फूड कल्चर हो, चाहे म्यूजिक, म्यूजिक में भी अब हम पॉप म्यूजिक सुनते हैं, अब हम इंग्लिश सॉन्ग्स को भी सुनते हैं। कैसे उन्होंने अपना रीच इंक्रीज किया, राइट। हम इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं, वो लोग भी हमारे हिंदी सॉन्ग्स को प्रेफर करते हैं, वो भी सुन रहे हैं। तो ये मिक्सिंग ऑफ कल्चर है, दैट्स कॉल्ड द ग्लोबलाइजेशन। देन इसके बाद हम एमएनसीज पढ़ेंगे। एमएनसीज का क्या मेजर रोल रहा है ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज करने में, एंड देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसने कैसे ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करा, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। थैंक यू।